फंडामेंटल एनालिसिस में हम लोग इंडस्ट्री लाइफ साइकिल डिस्कस करते हैं, जहाँ पे हमने पायनियरिंग स्टेज को स्टडी किया कि पायनियरिंग स्टेज क्या है एंड अ लॉट मोर। हमने बहुत सारी स्टेजेस को स्टडी किया, पायनियरिंग, एक्सपेंशन, स्टेबलाइजिंग एंड डिक्लाइनिंग। स्टेबलाइजेशन स्टेज जो है उसको मैं एक बार दोबारा समझा रही हूँ। स्टेबलाइजेशन मतलब ही है, दैट मीन्स इंडस्ट्री जो है इस टाइम में स्टेबलाइज करती है, अपने आप को स्टेबल करती है। Finally, industries evolve into stabilization stage, sometimes referred to as maturity stage. नॉर्मल सी बात है, जैसे हमने पहले भी देखा है कि किस तरीके से एक फॉर्म जो है वो एक्सपैंड कर रही है। हमने देखा ना कि पहले आपका इनिशियली you start with something and then you grow, then you come into maturity stage and then finally the decline. तो ये वाला जो स्टेज है, ये वाला जो टाइम पीरियड है जिसको हम एक्सपेंशन बोल रहे हैं, राइट, सॉरी स्टेबलाइजेशन बोल रहे हैं। तो स्टेबलाइजेशन फेज बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम मेच्योरिटी स्टेज है और यहाँ पर एक स्टेबल ग्रोथ रेट आ जाता है। ऐसा नहीं कि फर्दर यहाँ पर और बढ़ने वाला है। तो इस टाइम में हमें समझने के लिए बहुत अच्छा रहता है कि एट विच ग्रोथ बिगिंस टू मॉडरेट। यहाँ पर जैसे इस लेवल पे आप देखो कि किस तरीके से ग्रोथ बहुत ज़्यादा एकदम बढ़ रहा है बहुत स्पीड में, बट यहाँ पर जो ग्रोथ है या सेल्स है ये देखो बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं वाला है, इस लेवल तक पहुँच गया है तो ये एक मेच्योरिटी एकदम इस लेवल को ही मेंटेन करेगा। प्रोडक्ट्स बिकम मोर स्टैंडर्डाइज्ड, यहाँ पर ज़्यादा स्टैंडर्डाइजेशन हो जाता है क्योंकि एक मेच्योरिटी स्टेज में हम पहुँच जाते हैं। लेस इनोवेटिव, द मार्केट प्लेस इज फुल ऑफ कॉम्पिटिटर्स। एक इंडस्ट्री जो इस लाइफ साइकिल में पहुंच जाती है ना मेच्योरिटी स्टेज में, आप देखो यहाँ पर जब एक नया कोई चीज हो रहा है इंडस्ट्री लाइफ साइकिल के इस स्टेज में, देखो जितना ज्यादा ऊपर की तरफ अभी जस्ट एक बच्चा बढ़ रहा है, जैसे एक बच्चा बढ़ता है, अ चाइल्ड बिगिंस टू ग्रो, तो वो नई नई चीजें सीखता है, एक्सप्लोर करता है। बट जब हम बड़े हो जाते हैं इस लेवल पे, एक लेवल पे आ गए 25, 24, 25, अब हम लोग रोज नई नई चीजें नहीं सीख रहे हैं या नया नया इनोवेशन नहीं हो रहा है। वैसे इंडस्ट्री लाइफ साइकिल के संग भी सेम है, जब वो मेच्योरिटी स्टेज में आ जाता है ना यहाँ पे ज्यादा इनोवेटिव कुछ नहीं आता है। एंड मार्केट प्लेस इज फुल ऑफ कॉम्पिटिटर्स एंड कॉस्ट आर स्टेबल रादर देन डिक्रीजिंग थ्रू एफिशिएंसी मूव्स एंड सो ऑन। जैसे इस टाइम में जब एक्सपेंशन फेज हो रहा है, धीरे धीरे मूव ऑन कर रहे हैं, तो क्योंकि प्रोडक्शन इस स्टेज में देखो प्रोडक्शन जैसे जैसे बढ़ेगी, क्या होता है नॉर्मली हमने कॉस्ट कर्व को देखा है, व्हेन वी इनिशियली स्टार्ट विद जीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट हमारा इस लेवल पे होता है। जैसे जैसे हमारे यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ते जाते हैं ना, 3, 4, 5 देखोगे तो हमारा कॉस्ट जो है वो डिक्लाइन होते जाता है, कॉस्ट कमते जाता है विद द पर यूनिट एडिशन। तो ये सीधी सी बात है, ये फंडा ये कि अब जैसे जैसे आपका रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है कॉस्ट डिक्लाइन हो रहा है। जैसे जितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आप, तो यहाँ पर क्या हो रहा है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जिसके कारण कॉस्टिंग आपकी कमती जा रही है। विद द इंक्रीज इन द रेवेन्यू योर कॉस्ट इज डिक्लाइनिंग। फाइन, दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट हियर. So industries this at this stage continue to move along but without significant growth. So we are finding what here at the maturity stage, actually here no significant growth. That means this is a type of stagnant stage. एक इंडस्ट्री एक stagnant stage में आ चुकी है. Now there's no further movement. Fine. Stagnation may occur for considerable period of time or intermittently. This three-part classification of industry evolvement is helpful to investors in assessing the growth potential of different companies in an industry. Now, अबे ये हमको समझना है, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट हम जो इंडस्ट्री लाइफ साइकिल का पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि एज एन इन्वेस्टर वी कैन अंडरस्टैंड कि ग्रोथ पोटेंशियल क्या है। जैसे डिफरेंट कंपनीज हैं, मे बी एक्स, Y, Z, there are three companies who are operating in, suppose in an education industry. But in an education industry, now if this firm, suppose X firm is the old, ये एक लीडर है, पुराना है ये फर्म, तो वो इस इंडस्ट्री लाइफ साइकिल में मे बी इस स्टेज में है, ऑलरेडी मेच्योरिटी के तरफ है। Y फर्म जो एकदम जस्ट स्टार्ट हुआ है, जस्ट स्टार्टेड, अभी एकदम एक्सपेंशन फेज में है, और Z फर्म जो है वो डिक्लाइन फेज में है। तो डेफिनेटली वी कैन अंडरस्टैंड कि इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल क्या होगा, ग्रोथ पोटेंशियल क्या होगा ऑफ डिफरेंट कंपनीज इन द इंडस्ट्री। वो इंडस्ट्री कैसी है, फर्स्ट पहली चीज हो गई इंडस्ट्री। इंडस्ट्री को हमको समझना है कि इंडस्ट्री एनालिसिस हम करते हैं कि इंडस्ट्री कैसी है, इंडस्ट्री का लाइफ साइकिल में क्या स्टेज है, और दूसरी चीज हो गई उस कंपनी का कि वो कंपनी जो है उस इंडस्ट्री में
वो कैसे ऑपरेट कर रही है या कौन सी स्टेज में है. बेस्ड ऑन द स्टेज ऑफ द इंडस्ट्री they can better assess the potential of companies within that industry. So simply we can understand the different potential of the companies. Concept तो यही है ना पूरा कि जो different companies है in an industry वो किस stage में है. जैसे मैंने बताया कोई इस स्टेज में उसकी ग्रोथ पोटेंशियल क्या होगी, कोई इस स्टेज में, तो नॉर्मल सी बात है इस स्टेज में जो रहेगा जो एकदम एक्सपेंशन में है इस लेवल पे जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो यू विल डेफिनेटली जनरेट वेरी हायर रिटर्न एट दिस स्टेज. पर जब आप इस स्टेज में इन्वेस्टमेंट करते हो तो इन्वेस्टमेंट भी हाई होगा और हायर ग्रोथ रेट हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते. बट हाँ, वी कैन एक्सपेक्ट अ स्टैग्नेंट और समवॉट क्या बोलते हैं एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न या ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, इस तरीके का. बेस्ड ऑन द स्टेज ऑफ द इंडस्ट्री दे कैन बेटर असेस द पोटेंशियल ऑफ कंपनीज विद इन दैट इंडस्ट्री. However, there are limitation to this type of analysis. Firstly, it is only a generalization. देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडस्ट्री एनालिसिस में कि यहाँ पर ये जो इंडस्ट्री लाइफ साइकिल हम पढ़ रहे हैं ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है, जनरलाइजेशन. एंड इन्वेस्टर्स मस्ट बी केयरफुल नॉट टू अटेम्प्ट to categorize every industry or all companies within a particular industry into neat categories that may not apply. कभी कभी क्या होता है हम लोग एकदम पर्टिकुलरली अगर सेग्रीगेट करना चाहें तो सारी चीजें उतने अच्छे से सेग्रीगेट ना भी हो पाए. तो वो हमें देखने की जरूरत है कि हर एक इंडस्ट्री में हर एक कंपनी को नीटली कैटेगराइज नहीं किया जा सकता. Second, even the general framework may not apply to some industries and are not categorized by many small companies struggling for the survival. कभी कभी जो फंडामेंटल है या जनरल फ्रेमवर्क है इंडस्ट्री एनालिसिस का या लाइफ साइकिल एनालिसिस का दैट मे नॉट बी एप्लीकेबल टू ऑल द कंपनीज. जो छोटी मोटी कंपनीज है, बहुत छोटी छोटी कंपनीज है, उनके ऊपर ये एप्लीकेबल ही ना हो, ये भी पॉसिबल है. तो उस टाइम में ये तो काम ही नहीं करेगा. ठीक है. फाइनली द बॉटम लाइन इन सिक्योरिटी एनालिसिस इज स्टॉक प्राइस, a function of the expected stream of the benefit and risk involved. यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है जो बता रहे हैं बॉटम लाइन ऑफ द सिक्योरिटी एनालिसिस. हम लोग जो सिक्योरिटी में और शेयर्स में जो सिक्योरिटी एनालिसिस है सिक्योरिटी एनालिसिस का बॉटम लाइन क्या है, इज द स्टॉक प्राइस. हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर ही हमारा स्टॉक प्राइस. तो स्टॉक प्राइस में क्या फ्लक्चुएशंस होंगे, आइदर देयर विल बी एन अपवर्ड ट्रेंड और देयर विल बी अ डाउनवर्ड ट्रेंड. तो स्टॉक प्राइस हमारा क्या होने वाला है. तो नाउ स्टॉक प्राइस सिंपल सी बात है, दिस इज अ फंक्शन ऑफ द स्टॉक प्राइस इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट. स्टॉक प्राइस इज सिंपली डिपेंडेंट और बोल सकते हैं फंक्शन ऑफ द एक्सपेक्टेड स्ट्रीम, क्या बेनिफिट आने वाला है, डिविडेंड बोल सकते हैं, प्लस द रिस्क इन्वॉल्व. मतलब इट इज जस्ट द रिस्क एंड रिटर्न बोल सकते हैं. स्टॉक प्राइस जो है दैट इज अ फंक्शन ऑफ रिस्क एंड रिटर्न इन्वॉल्व इनटू दैट स्पेसिफिक investment or into that specific security. The industry life cycle tends to focus on sales and shares of the market and investment in the industry. Industry life cycle क्या करता है, ये फोकस कर रहा है सेल्स एंड शेयर ऑफ द मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट इन द इंडस्ट्री. हम लोग जब इंडस्ट्री लाइफ साइकिल को स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, हम जब इंडस्ट्री लाइफ साइकिल को देख रहे हैं तो ये जो हम एक्सपेंशन पायनरिंग एक्सपेंशन मैच्योरिटी डिक्लाइन देख रहे हैं तो यहाँ हम क्या स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस हिसाब से एक ये जैसे जैसे बढ़ रहा है इसका मतलब क्या रेवेन्यू बढ़ रहा है, या यहाँ पर हम क्या दिखा रहे हैं क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन और दी सेल्स किस तरह से बढ़ रहा है. तो एक तो हो गया मेरा सपोज ये कंपनी ये एंटायर एक मार्केट है, कोई एक चीज का मार्केट, लेट अस सपोज आई टेक एन एफएमसीजी प्रोडक्ट, कोई एफएमसीजी मार्केट है. एफएमसीजी प्रोडक्ट में ओवरऑल ये जो कंपनी है जिसपे मैं ऑपरेट करना चाह रही हूँ, सपोज एक्स कंपनी, इसका मार्केट शेयर कितना है. तो टोटल 100 में आप देख लो ये इतना सा मार्केट शेयर है, ये छोटा सा स्लाइस जो है केक का, ये मार्केट शेयर इस कंपनी का. इसका मतलब पूरा मार्केट का इतना परसेंट ये शेयर होल्ड करता है, मे बी इट्स 10% ऐसे बोल सकती हूँ मैं. तो वो शेयर जो है वो कैसे डिफाइन हुआ, इट इज अकॉर्डिंग टू दी सेल्स. समझ में आ रहा है ऋतुपर्णा? एक बार थोड़ा सा बोलिए दूसरी बार. देखो ये जो इंडस्ट्री लाइफ साइकिल एनालिसिस हम कर रहे हैं, ये वाला जो हम देख रहे हैं ना, हाँ. इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा जैसे पायनियरिंग स्टेज है या ये हमारा एक्सपेंशन स्टेज है. मतलब ये क्या हुआ कि एक कंपनी जब आती है मार्केट में, जैसे एक लॉन्च किया हमने तो ये जस्ट पायनियर,
स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग फेज में देखो हम लोग बहुत एक कंपनी, सपोज तुम भी एक कंपनी स्टार्ट कर रही हो, बिजनेस जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उस टाइम इन्वेस्टमेंट बहुत हाई होता है, बट इनिशियली यू स्टार्ट विद जीरो प्रोडक्शन बोल रही हूँ, जीरो डिमांड, डिमांड नहीं है, हाँ 1 2 3 इस तरीके से आपके प्रोडक्शन फिर बढ़ते जाते हैं, डिमांड बढ़ती जाती है, तो क्या इनिशियली आपके इन्वेस्टमेंट बहुत हाई है, ठीक है, एडवर्टीजमेंट में या कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत हाई है, बट आप देखो आपका रिटर्न कुछ, रेवेन्यू एज सच इज नॉट वेरी हाई इस टाइम में, यू आर जस्ट स्टार्टिंग विद समथिंग, कुछ इनोवेशन अपने यहाँ एक स्टार्ट कर रहे हो ना, तो इनोवेशन कर रहे हो मार्केट के लिए कुछ, यू आर वर्किंग आउट विद सम प्रमोशनल एडवर्टीजमेंट्स एंड ऑल, तो इसके बाद धीरे धीरे ये एक्सपेंशन फेज पकड़ता है जहाँ पे एक्चुअल ग्रोथ आपको दिखता है, सेल्स होना स्टार्ट होता है, तो जैसे जैसे सेल्स होना स्टार्ट होगा आपका जो क्या बोलते हैं कॉस्टिंग है वो कम होती जाएगी, सीधी सी बात है ना, एक बिजनेस हाँ को खर्च मेरा कम, अर्निंग आना स्टार्ट हुआ। हाँ तुम्हारी अर्निंग्स आना, तो यहाँ पर इस स्टेज में जो एक्सपेंशन स्टेज में है, इस स्टेज में सबसे ज्यादा ग्रोथ होता है, ये जो एक्सपेंशन स्टेज है ना, यहाँ पे ग्रोथ बहुत हाई होगा, तो ग्रोथ मतलब क्या, सीधी सी बात है सेल्स, ग्रोथ का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, सीधी सी बात है सेल्स हाई होगा, और सेल्स से हमें पता चलता है कि भाई ओवरऑल जो टोटल मार्केट है, टोटल मार्केट में मेरा कितना शेयर है, ये मैंने क्या देखा, सपोज एफएमसीजी मार्केट है, तो इसमें बहुत सारी कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं, हिंदुस्तान लिवर है और तुम्हारा क्या बोलते हैं पीएनजी है, ऐसे बहुत सारी कंपनीज ऑपरेट कर रही है इसमें, ठीक है, पतंजलि भी आ गया हाँ एफएमसीजी में, तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज ऑपरेट कर रही है, तो इसमें मेरी कंपनीज का क्या शेयर है, अकॉर्डिंग टू सेल्स एंड शेयर, सेल्स एंड शेयर का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, कि मेरा इंडस्ट्री में, जिस भी इंडस्ट्री में मैं ऑपरेट करूँ, लेट अस से सपोज मैं पीएसबी की बात कर रही हूँ, तो मैं क्या एजुकेशन सेक्टर में हूँ, तो मैं एजुकेशन इंडस्ट्री क्या हो गई मेरी, एजुकेशन सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर में जो मैं ऑपरेट कर रही हूँ, तो मेरी कंपनी लेट अस से पीएसबी, पीएसबी कौन से साइकिल में है, इंडस्ट्री लाइफ साइकिल के कौन से स्टेज में मैं हूँ, ठीक है, इस स्टेज के संग हाँ अब मुझे क्या देखना है, मेरा सेल्स कितना है, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज सेल्स, सेल्स ही डिफाइन करेगा मेरा मार्केट शेयर कितना है, क्योंकि मार्केट शेयर से मेरी मार्केट पावर जो है वो डिफाइन होगी, हम्म समझ आया, ठीक है। हाँ 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 ओके, द इंडस्ट्री लाइफ साइकिल tends to focus on sales and share of the market and investment in the industry. Although all of these factors are important to investor, they are not in final items of interest. Given this qualification to industry life cycle in analysis, what are the implication to investor? क्या बता रहे investors के लिए क्या है? The pioneering stage may offer the highest potential returns, but also offers the greater risk. तो हम लोग समझ सकते हैं ये जो स्टेज था, जो हमने पायनियरिंग स्टेज को देखा, ये वाला जो स्टेज है, मैंने अभी बताया आपको कि ये जो पायनियरिंग स्टेज है, जो फर्स्ट स्टेज है, एकदम इनिशियल जो स्टेज है, क्योंकि आप नया कोई एक चीज स्टार्ट हो रही है, तो डेफिनेटली जब वो ग्रोथ पकड़ेगा, तो जैसे कोलगेट वगैरह का सुना था ना हमने, कि जो एकदम पुराने पुराने कुछ इन्वेस्टर्स जो बहुत साल पहले जब स्टार्ट हुई थी कंपनी तब इन्वेस्टमेंट किया था, तो उसके करोड़ों करोड़ों अभी रिटर्न्स आ गए, तो क्या ये जो पायनियरिंग स्टेज है, यहाँ पे जो लगाएगा उसको हाईएस्ट रिटर्न्स मिलेगा, वेयर इज हायर रिस्क, रिस्क और रिटर्न दोनों हाईएस्ट है इस टाइम पे, several companies in a particular industry will fail or do poorly. Such risk may be appropriate for some investors, but many will wish to avoid the risk inherent in this stage. तो कुछ लोग तो यहाँ पर लगाएंगे, रिस्क लेंगे, और कुछ लोग इसको जो रिस्क अग्रेसिव होंगे वो लगाएंगे, और जो रिस्क क्या बोलते हैं रिस्क असर्टिव होंगे या उनसे बच के रहेंगे वो हटाएंगे, वो वहाँ पर रिस्क में लगाएंगे नहीं पैसे. The maturity stage is to be avoided by investors interested primarily in capital gain. अब एक और चीज है जो मेच्योरिटी स्टेज है, यहाँ पर ये अवॉइड करना चाहिए इन्वेस्टर्स को जो कैपिटल गेन्स के लिए पैसे लगाते हैं, जैसे मैं मान के चलूँ मेरा 200 का शेयर्स है, उसमें कैपिटल गेन्स हो, शेयर प्राइस इंक्रीज हो, तो क्योंकि ये मेच्योरिटी स्टेज है यहाँ पे आपको कैपिटल गेन्स ज्यादा नहीं हो पाएगा. कंपनीज एट दिस स्टेज मे हैव रिलेटिवली हाई डिविडेंड पे आउट बिकॉज देयर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स आर फ्यूअर. These companies often offer stability in earnings and dividend growth. एक ही सुविधा है यहाँ पर, इस जगह पर अगर कोई इन्वेस्टमेंट लगाता है, इस मतलब मेच्योरिटी स्टेज में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है कंपनी के, तो
एक ही है कि लॉन्ग टर्म में आपको कोई झटका नहीं लगेगा। सेकेंड थिंग, यहाँ पर डिविडेंड आपको एक प्रॉपर मिलेगा, क्योंकि कंपनी तो अच्छे से परफॉर्म कर ही रही है, तो डिविडेंड मिलता जाएगा। तो यही एक सुविधा है। नहीं तो आप हायर ग्रोथ पोटेंशियल यहाँ पर नहीं है फर्दर, तो यहाँ पर आपको कुछ कैपिटल गेन्स नहीं मिलने वाला। समझ आया? हाँ, वो सही है। हाँ हाँ, बिल्कुल, ये समझ आया ना प्रॉब्लम। चलो, वेरी गुड। अब आ जाते हैं हम लोग डिक्लाइनिंग स्टेज में। इन दिस स्टेज ऑफ इंडस्ट्रियल लाइफ साइकिल, डिक्लाइन इज इंडिकेटेड ऑन आइदर अ रिलेटिव और एब्सोल्यूट बेसिस। डिक्लाइन तो देखो, डिक्लाइन स्टेज मतलब ये कि अब इस स्टेज में डिक्लाइन हो रहा है, मेच्योरिटी के बाद अब ये डिक्लाइन होना शुरू है। Investors should अच्छा। seek spot industry in this stage and avoid them. अब इन्वेस्टर्स को समझना पड़ेगा कि कौन सी कंपनीज डिक्लाइनिंग स्टेज में है, स्पॉट करना पड़ेगा आपको कि डिक्लाइनिंग में कौन सी इंडस्ट्रीज जा रही है और उसको अवॉइड करना है। It is the second stage, that is expansion, that is probably of most interest to investors. Industries that have survived the pioneering stage often offer good opportunities as the demand for their products and services is growing more rapidly than the economy as a whole. Growth is rapid but orderly and appealing characteristic to the characteristic. तो डिक्लाइन को आपको तो हटाना ही चाहिए, डिक्लाइनिंग स्टेज में तो आपको लगाना ही नहीं है। मेन स्टेज जो है आपका, जो ग्रोथ वाला स्टेज है, नॉट द पायोनियरिंग। जब आप इंट्रोडक्शन कर रहे हो इस स्टेज में, तो जो रिस्क ले सकते हैं वही लगाएंगे पैसा। और ये जो ग्रोथ वाला जो स्टेज है ना, वो सबसे पोटेंशियल स्टेज यही है। इसके बाद मेच्योरिटी में कैपिटल गेन्स होने वाली नहीं है और डिक्लाइन तो हमको अवॉइड ही करना है। तो आप देख लो, ये सेगमेंट जो है सबसे अच्छा प्रोस्पेक्टिव सेगमेंट है फॉर इन्वेस्टर्स। ठीक है? डिक्लाइन का मतलब नीचे की तरफ जा रहा है या नीचे फिर की तरफ, नीचे की डीलिस्ट तरफ। हो रहा है? ओके। डीलिस्ट नहीं, नीचे की तरफ जा रहा है। मतलब इस डिक्लाइनिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल की जगह डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है। जैसे क्या होता है, देखो, पहले इनिशियली जब हम 20 रुपए लगाते हैं इनपुट, तो मुझे वहां पे 200 रुपए का रिटर्न आ रहा है। ठीक है? अभी 20 रुपए लगा रहे हैं, मुझे हो सकता है हाँ क्या होता है, 200 के जगह पर हुआ कि 180 का रिटर्न आ रहा है। ठीक है? हाँ बट अब हाँ। 20 रुपए लगाए हमने, फिर वो नीचे की तरफ आते जा रहा है और वो 150 का रिटर्न आ रहा है। फिर 20 रुपए लगाए तो हमने ओके। देखा कि 100 का रिटर्न, तो यहाँ पर डिक्लाइन हो रहा है। इन रेफरेंस टू योर इनपुट, आउटपुट जो है वो डिक्लाइन हो रही है। तो ये स्टेज को ही डिक्लाइनिंग स्टेज बोलते हैं, जहाँ पे आपका रिटर्न जो है वो डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। हाँ ठीक है? ठीक है। चलो, डिक्लाइनिंग स्टेज हो गया। इसके बाद होता है हमारा बिजनेस साइकिल एनालिसिस। ठीक है? Business cycle, a second way to analyze industry is by their operating ability in relation to the economy as a whole. इस स्टेज में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक कंपनी का या इंडस्ट्री का ऑपरेटिंग एबिलिटी को समझने की कोशिश करते हैं इन रिलेशन टू इकोनॉमी एज अ होल। नॉर्मली इकोनॉमी जो ऑपरेट कर रहा है, इकोनॉमी अपने एक फंक्शन में काम कर रहा है, ये हम लोग को पता है कि ओवरऑल इकोनॉमी अपने फंक्शंस में काम करता है, और उसके हिसाब से जो इंडस्ट्रीज हैं या कंपनीज हैं वो भी ऑपरेट कर रही हैं। एक इंटरेक्शन तो रहेगा ही ना। जैसे इकोनॉमी अगर बूमिंग है तो वी कैन एक्सपेक्ट कि चलो भाई, इंडस्ट्रीज ओपन अप हो रही है। लेट अस टेक एन एग्जांपल, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे इकोनॉमी अच्छी नहीं चल रही है, तो स्टूडेंट्स, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, वर्किंग एग्जीक्यूटिव हैं, तो उनकी नौकरी अच्छी नहीं होगी तो वो मेरे पास कैसे पढ़ेंगे? है ना? तो अगर इकोनॉमी अच्छी चल रही है, मैं मान के चलो इकोनॉमी अच्छी चल रही है, स्टूडेंट्स लोग को नौकरी मिल रही है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारे पास भी, हमारा भी सर्विस अच्छा चलेगा। तो ये सीधी सी बात है, हर कंपनी का इकोनॉमी के संग एक इंटरेक्शन होता है। That is, some industries perform poorly during a recession, whereas others are able to weather it reasonably well. कभी कभी रिसेशन में भी कुछ कंपनीज पूरी तरह से डूब जाती है और कुछ कंपनी ऑलमोस्ट परफॉर्म करती है ठीक ठाक। हाँ तो यही बता रहा है कि कंपनीज किस तरीके से इकोनॉमी के संग क्या बोलते हैं, एक सेट करके अपने आप को चल रही है। Some industries move closely with the business cycle, outperforming the average industry good times and underperforming it in bad times. कभी कभी क्या होता है, ये कोइंसिडेंट चलता है कि जैसे जैसे बिजनेस साइकिल मूव कर रहा है, सपोज ये हमारा एक बिजनेस साइकिल है,
इस तरीके से जा रहा है। अब जैसे जैसे बिजनेस साइकिल मूव कर रहा है, ठीक है, हमारी कंपनी भी वैसे वैसे मूव कर रही है, जो भी कंपनी XYZ एंड कंपनी भी मूव कर रही है। एंड समटाइम इट आउट परफॉर्म, जैसे ग्रोथ के टाइम में अगर ओवरऑल ग्रोथ 10% है तो ये कंपनी जो 15% ग्रोथ दे रही है, आउट परफॉर्म कर रही है। वेयर इज रिसेशन के टाइम में अगर ओवरऑल रिसेशन आ रहा है 8% का, तो ये कंपनी में 10% का रिसेशन आ गया, ग्रोथ रेट में डिक्लाइन हो गया, तो आउट परफॉर्म भी कर रही है, अंडर परफॉर्म भी कर रही है, ठीक है। मतलब इंडस्ट्री लाइफ, ये बिजनेस जो साइकिल है, बिजनेस साइकिल के साथ कंपनी कैसे रिएक्ट कर रही है। इन्वेस्टर्स इन एनालाइजिंग इंडस्ट्री शुड बी अवेयर ऑफ दिस रिलेशनशिप। अब हमें ये समझना पड़ेगा एज एन इन्वेस्टर कि भाई वो जो कंपनी है वो अपने बिजनेस साइकिल के साथ किस तरीके से उसका रिलेशन है, ठीक है, या उस इंडस्ट्री का, स्पेसिफिक इंडस्ट्री का। मोस्ट इन्वेस्टर्स हैव हर्ड ऑफ एंड आर यूजुअली सीकिंग ग्रोथ कंपनीज। In growth industries, earnings are expected to be significantly above the average of all the industry, and such growth may occur regardless of setbacks in the economy. नॉर्मली जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, उन लोग क्या करते हैं, उन लोग देखते हैं ग्रोथ फर्म्स को, जो ग्रोथ इंडस्ट्रीज होती है, जो ग्रोइंग है, जैसे अभी हमने देखा ग्रोथ इंडस्ट्रीज। तो ग्रोथ इंडस्ट्रीज का क्या होता है, अर्निंग्स ज्यादा होती है, अर्निंग्स आर सिग्निफिकेंटली अबव द एवरेज ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज, एंड सच ग्रोथ में ऑकर रिगार्डलेस ऑफ सेटबैक्स इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में अगर थोड़ा मोड़ा रिसेशन भी चल रहा है तो भी उस फॉर्म में ग्रोथ रहता है। Clearly, one of the primary goals of fundamental security analysis is to identify growth industry of the near and far future. तो आपकी सबसे बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज एन इन्वेस्टर, आपको आइडेंटिफाई क्या करना है, ग्रोथ इंडस्ट्रीज। अब ग्रोथ इंडस्ट्रीज मतलब नियर एंड फार फ्यूचर दोनों को देखना है, सिर्फ अभी का ग्रोथ इंडस्ट्रीज नहीं देखना है, बाद के फ्यूचर्स के जो ग्रोथ इंडस्ट्रीज हैं उसको भी मुझे आइडेंटिफाई करना है। At the opposite end of the scales are the defensive industries, which are least affected by the recessions and economic adversity. अब कुछ इंडस्ट्रीज होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डिफेंसिव इंडस्ट्रीज। डिफेंसिव इंडस्ट्रीज को कोई फर्क नहीं पड़ता, रिसेशंस हो या इकोनॉमिक एडवर्सिटी हो, बिल्कुल अलग है। फूड हैज लॉन्ग बीन कंसिडर्ड वन सच इंडस्ट्री। खाना, कोई फर्क नहीं पड़ता, रिसेशन आ जाए, कोविड आ जाए, जो या मेडिकल ले लो, हेल्थ केयर ले लो, तो ये सारी कुछ इंडस्ट्रीज जिनको कुछ आना जाना नहीं है, खाना पीना ये सब चीज़ क्या रुकने वाला है, सब तो कुछ रुकेगा नहीं, तो इसी वजह से, ठीक है, ये हो गया। अब तो पब्लिक यूटिलिटीज माइट ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज डिफेंसिव इंडस्ट्री। पब्लिक यूटिलिटीज जो हैं और रेलवे वगैरह जो है, ये सब भी चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है इनको। साइक्लिकल इंडस्ट्रीज आर मोस्ट वोलाटाइल। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है साइक्लिकल इंडस्ट्री में। साइक्लिकल इंडस्ट्रीज आर मोस्ट वोलाटाइल, सबसे ज्यादा वोलाटाइल हैं। दे डू अनयूजुअली वेल व्हेन द इकोनॉमी प्रॉस्पर्स एंड आर लाइकली टू हर्ट मोर व्हेन द इकोनॉमी फॉल्टर। जब इकोनॉमी ऊपर की तरफ जाती है तो ये बहुत अच्छा काम करते हैं, परफॉर्म करते हैं, और जब इकोनॉमी नीचे की तरफ आती है तो ये बहुत खराब परफॉर्मेंस भी करते हैं, दोनों तरफ ही, ऊपर नीचे दोनों ही ये ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करते हैं, ठीक है ना, ये हो गया। ड्यूरेबल गुड्स आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व इन साइक्लिकल इंडस्ट्रीज। Autos, refrigerators, and stereos, for example, may be avidly sought when times are good, but such purchases may be postponed during bad times because consumers can often make do with the old units. ठीक है, this three classification of industries according to economic condition do not constitute an exhaustive set. ये जो तीन इंडस्ट्रीज बताया गया है, एक हो गया ग्रोथ इंडस्ट्रीज, डिफेंसिव इंडस्ट्रीज और साइक्लिकल इंडस्ट्री, ये तीन पूरा एग्जॉस्टिव नहीं है। Additional classifications are possible and logical. For example, some industries are interest sensitive, that is particularly sensitive to expectation about changes in interest rate. कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं इंटरेस्ट सेंसिटिव। इंटरेस्ट सेंसिटिव मतलब इंटरेस्ट रेट में जो चेंज होगा, जैसे फाइनेंशियल कोई कंपनीज को ले लो, फाइनेंशियल फर्म्स, वो इंटरेस्ट सेंसिटिव होंगी। द फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्रीज। What are the implication of this classification to investors? सबसे important आप लोग के लिए क्या है? To predict performance of an industry over shorter period of time, investors should carefully analyze the stage of the business cycle and the likely movement in interest rate. If the economy is heading into recession, cyclical industry are likely to be affected more and other industry, whereas defensive industry are the least likely to be affected.
अब हमको ये क्यों जानना है कि डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रीज को क्यों समझना है और बिजनेस साइकिल को क्यों समझना है। देखो सीधा सा फंडा है, बिजनेस साइकिल किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है और ओवरऑल बिजनेस साइकिल के संग इन लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। जैसे हमने ग्रोथ फॉर्म को देखा, ग्रोथ फॉर्म बहुत ज्यादा अच्छा पॉजिटिव रिटर्न देती है जब इकोनॉमी ऊपर की तरफ जा रही है, वैसे ही बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म करते हैं जब इकोनॉमी नीचे की तरफ आ रही है। तो ये ज्यादा सेंसिटिव है, ये आप ले लो ये वाले फॉर्म को, ग्रोथ वाले फॉर्म को, ये बहुत सेंसिटिव है। मतलब बहुत नहीं, इसको मैं मॉडरेट सेंसिटिव मान रही हूँ। डिफेंसिव को कोई फर्क नहीं पड़ता, नो सेंसिटिव। और साइक्लिकल फिर जो है ये बहुत ज्यादा होता है सेंसिटिव, साइक्लिकल तो बहुत ज्यादा हाईली सेंसिटिव। और इंटरेस्ट सेंसिटिव ये कुछ फाइनेंशियल फॉर्म्स होंगे जो इंटरेस्ट सेंसिटिव होते हैं, या कुछ फॉर्म जिसकी फंडिंग जो है वो बैंक से की जाती है, कुछ भी होता है ना जिसमें लेवरेज ज्यादा होता है, जितना लोन ज्यादा है, तो वो सारे फॉर्म। तो हमको विद सच गाइडलाइंस इन्वेस्टर्स मे मेक बेटर बाय और सेल डिसीजन। Similarly, an expected rise in interest rate will have negative implication for the savings and loan industry and the home building industry, whereas an expected rise in interest rate will have opposite effects. तो ये चीज हम लोग को समझना है। इसके बाद आ जाता है हम लोग का स्ट्रक्चरल एनालिसिस। अच्छा, स्ट्रक्चरल एनालिसिस जो है ना, शिफ्टिंग राइवलरी, एग्जिट बैरियर्स, ये इकोनॉमिक्स का पार्ट है। अभी मैं इन लोग को पढ़ाऊंगी इकोनॉमिक्स, ओवरऑल इंडियन